हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक कुमार जैन, डीकेजे फिजिक्स फैकल्टी रेजोनेंस। मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं 28 जनवरी शिफ्ट 2 जेईई मेन 2025 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशन। तो देखें, सबसे पहले पहला क्वेश्चन अपनी शीट का सवाल है, आप देख सकते हैं। अ बैलून ऑफ मास m इज ट्रेवलिंग अपवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। तो बैलून अभी a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है और अभी इसका मास m है। ऊपर क्यों जा रहा होगा ये? क्योंकि इसको ऊपर फोर्स लग रहा है बोयेंसी फोर्स और नीचे लग रहा है mg वाला फोर्स। तो इसके लिए क्या इक्वेशन लिख सकते हैं अपन? Fb माइनस mg इक्वल टू ma। फिर क्या हुआ? फिर हमने नाउ सम मास q इज थ्रोन फ्रॉम द बैलून, इससे कुछ मास फेंक दिया अपन ने, सो दैट इट विल स्टार्ट टू ट्रेवल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 3a। अब इसमें एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 3a क्यों हो गया? क्योंकि अब इसमें से कुछ मास हमने फेंक दिया। उस मास का नाम वैसे q दिया हुआ है, पर मैं ऐसा करता हूं, अभी इसका नाम m1 डाल देता हूं, फाइनली हम इसको q बोल देंगे। तो बोयेंसी फोर्स बदलेगा नहीं, क्योंकि बैलून का जो वॉल्यूम है वो तो वैसा का वैसा ही रहा होगा, लेकिन जो mg वाला फोर्स है ना, वो गया होगा m माइनस mg। तो अब इक्वेशन क्या लिखेंगे इसमें? Fb माइनस m माइनस m1 इंटू जी इक्वल टू m माइनस m1 इंटू a। अब यहां से देखो आप, बोयेंसी फोर्स की जो वैल्यू बन रही है वो है mg प्लस ma, वो उठा के यहां डाल देते हैं अपन। तो यहां डालें तो कितना बन जाएगा? mg प्लस ma माइनस mg और प्लस m1g इक्वल टू ma माइनस m1a। अब यहां से आप देखो, mg कैंसिल हो गया, हमें निकालना है m1, तो इसको इधर भेज दो। अच्छा, नया वाला जो एक्सेलरेशन है वो कितना है? ये जो नया वाला एक्सेलरेशन है वो 3a है। अब हम नया एक्सेलरेशन जो करना चाहते हैं वो कितना? 3a। तो यहां से नए वाले एक्सेलरेशन की वैल्यू डालें 3a, तो ये हो गया m इंटू 3a माइनस m1 इंटू 3a। अब इसमें से देखो आप, ma और 3ma को साथ साथ ले लें अगर अपन, तो ma इधर आएगा तो कितना बन जाएगा? 2ma, और ये m1 3a अगर इधर जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा? m1 कॉमन आ जाएगा और ये हो गया 3a प्लस जी। अब अगर हमें यहां से m1 की वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगा 2ma अपॉन 3a प्लस जी। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग आंसर हो गया 3। क्वेश्चन है रेक्टिलिनियर मोशन का और हम इसको मॉडरेट कैटेगरी में डाल सकते हैं क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट इज अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ मास 400 ग्राम एंड साइड 10 सेंटीमीटर। तो जो क्यूबिकल ब्लॉक दिया हुआ है उसका मास भी दिया हुआ है और साइड भी दे रखी है। इससे आपको मास पता और वॉल्यूम पता तो डेंसिटी पता लगा सकते हैं। ये फ्लोट कर रहा है वाटर में। अब हमें क्या पता लगाना है? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब अबव द वाटर सरफेस। तो पहले इसकी डेंसिटी निकालें अगर अपन, तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ जाएगा? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज 400 ग्राम और वॉल्यूम दैट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से ये बन गया अपने पास 0.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देखो, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 0.4 है और वाटर की डेंसिटी आप जानते हो वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चूंकि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है इसलिए फ्लोट कर रहा होगा। क्या कंडीशन होती है फ्लोटिंग की? mg बराबर fb। तो यहां से डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी तो कैंसिल ही हो जाएगा, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड, है ना, जी दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। तो अगर हमें पता लगाना है कि वॉल्यूम सबमर्ज्ड कितना आएगा तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है 0.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में और ये है 1, और ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब में। तो 1000 इंटू 4 यानी इसका मतलब 400 सेंटीमीटर क्यूब वो वॉल्यूम है जो सबमर्ज्ड है। अब अगर हमें आउटसाइड वाला पार्ट पता लगाना है, केवल जो बाहर बाहर है अबोव द वाटर सरफेस, तो टोटल वॉल्यूम कितना है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और इनसाइड कितना है? 400 सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? 600 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आउटसाइड वाला वॉल्यूम हो गया 600 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, फॉर द गिवन अरेंजमेंट फाइंड मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर। तो ये सेंटर का नाम जो है वो दिया हुआ है। अब यहां किस किस के कारण मैग्नेटिक फील्ड है? एक ये वाला वायर, क्या इसी वायर की सीध में पॉइंट ओ है? यस, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0 हो जाएगा। एक ये 3/4 सर्कल है। 3/4 सर्कल के लिए क्या फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का? म्यू नॉट आई थीटा। व्हाट इज थीटा? 3π/2 अपॉन 4πr। व्हाट इज रेडियस? ए। और जो डायरेक्शन बनेगी राइट हैंड रूल से निकालें, तो बाहर की तरफ के केप, तो डायरेक्शन के केप हो गई, वो कॉमन ले लेते हैं अपन।
अब इस वाले के लिए देखो आप, ये जो सेमी इनफाइनाइट वायर है इसके लिए भी डायरेक्शन के कैप है, तो क्या बनेगा वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, रेडियस और डायरेक्शन सबकी मिला करके के कैप हो गई। इसमें से आप कॉमन ले लो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए कॉमन आ जाएगा, और म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहां से 3 पाई बाई 2 प्लस 1, और डायरेक्शन हो गई के कैप। तो करस्पॉन्डिंगली आप देखो इस तरह की जो वैल्यू है वो जिसमें लिखी हुई है, ये आंसर हो गया अपने पास 1। फॉर्मूला पूछा है तो आप इसे इजी कैटेगरी में डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द वेव नेचर। वेव नेचर से किसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो आप जानते हो डिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में अपन जो डिफ्रैक्शन में मैक्सिमा और मिनिमा जहां भी बनेंगे उसको अपन वेव नेचर से ही शो करते हैं, तो ये वेव नेचर से शो होता है। हाइगन ने रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को वेव नेचर से शो किया, और कॉम्पटन इफेक्ट जो होता है वो पार्टिकल नेचर को शो करने वाला है, तो हमें पूछा हुआ है कि नॉट बाय वेव नेचर, तो वेव नेचर से जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता वो है कॉम्पटन। सिंपली थ्योरी पूछी थी इसलिए आप इसको इजी कैटेगरी में डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज अ फोर्स 2i plus 3j is acting on a block of mass 4 kg at rest। शुरू में रेस्ट पर है ब्लॉक, और जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक डिस्प्लेस हो रहा है वो हमें दिया हुआ है 4 सेकंड तक। तो हमसे पूछा है एक तो एवरेज पावर और एक इंस्टेंटेनियस पावर का रेशियो। तो सबसे पहले अगर अपन एवरेज पावर निकालना चाहें तो एवरेज पावर किस तरह से निकालेंगे, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। टोटल वर्क डन कैसे लिखेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, वो है 2i plus 3j। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां से यहां पर, तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिख सकते हैं अपन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। 6 माइनस 3 3i कैप, और 10 माइनस 4 यानी 6j कैप, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो ये है 3i प्लस 6j अपॉन, और टाइम कितना लगा इस वाले दौरान 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड अगर टाइम लगा तो ये हो गया अपने पास कितना, ये टोटल वैल्यू हो गई कुल मिला करके 6 और प्लस 6 इंटू 3 यानी 18 अपॉन 4, इसका मतलब 24/4। तो एवरेज पावर जो है 24/4 से कितना आ गया 6, ये है एवरेज पावर। अब क्या निकालना है अपने को, इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर कैसे डिफाइंड है, एफ डॉट वी से। अब अगर एफ डॉट वी से डिफाइंड है तो हमको पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। अब आप देखो अपने पास फोर्स है, तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन में फोर्स की वैल्यू लिख दी अपन ने 2i प्लस 3j, तो इससे अपने को एक्सेलरेशन की वैल्यू पता लग गई। एक्सेलरेशन कितना आ गया, ये आ गया 2i प्लस 3j बाई 4। अब आपको यहां 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखो जो वेलोसिटी हमें निकालनी है 4 सेकंड की निकालनी है, तो v बराबर अगर आप u प्लस 80 लगाओगे ना तो u तो 0 है, और एक्सेलरेशन a ये और t है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वेलोसिटी जो है वो आ जाएगी कितनी, 2i प्लस 3j के बराबर ही। तो 2i प्लस 3j को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो ये भी 2i प्लस 3j और ये भी 2i प्लस 3j, इसका मतलब टोटल मिलाकर के ये वैल्यू कितना हो गया अपने पास 4 प्लस 9 यानी कितना 13। तो एक टर्म हो गया 6 और एक हो गया 13, तो रेशियो हो गया अपने पास कितना 6/13। करस्पॉन्डिंग आंसर हो गया सेकंड। मॉडरेट कैटेगरी में इसलिए क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ध्यान से करनी रहेगी, तो इसलिए मॉडरेट कैटेगरी में हमने उसको डाल दिया। नेक्स्ट इज फाइंड द एनर्जी डेंसिटी इनसाइड कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी डेंसिटी पता लगानी है, whose plate separation is 1 micrometer and potential difference across capacitor is 20 volt। कैपेसिटेंस भी दिया हुआ है 1 माइक्रोफेरेड। तो आप जानते हो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस V और सेपरेशन D, तो इसका स्क्वायर। अब सिर्फ वैल्यू डालनी रहेगी, कैलकुलेशन करना रहेगा। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। वोल्टेज V की वैल्यू क्या है, वो है 20 वोल्ट, और सेपरेशन D क्या है, वो है 1 माइक्रोमीटर, यानी यहाँ नीचे लिखोगे 10⁻⁻6, ऊपर जाकर के हो जाएगा 10⁻6 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कैलकुलेशन में ये 10⁻12 यहाँ 10⁻12 से कैंसिल हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हो गया 400, 402 से डिवाइड हुआ तो 200 और इंटू 8.85 यानी लगभग 1800 के आसपास आ जाएगा ये। तो 1800 के आसपास वाली जो वैल्यू है वो दे रखी है अपने को, तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर ली। सिंपली फॉर्मूला पूछा है तो इजी कैटेगरी में हम इसको डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज अ क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैविंग बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस दिया हुआ है, is placed in atmosphere. Now it is subjected to the extra pressure 7 into 10⁻6 Pascal.
देन मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो आप जानते हो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, यह है माइनस डेल्टा पी बाय डेल्टा वी बाई वी। हमें क्या निकालना है, हमें डेल्टा वी बाई वी वाली टर्म चाहिए पहले। तो डेल्टा वी बाई वी किसके बराबर हो गया, ये हो गया माइनस डेल्टा पी बाई बी। और अगर हमें वॉल्यूम में चेंज पता लगाना है तो डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा पी बाई बी और इंटू वॉल्यूम वी। तो माइनस क्यों आता है यहां पर, क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घट रहा होगा, उसको एडजस्ट करने के लिए माइनस आता है। तो डेल्टा वी की वैल्यू बन गई एक्सिस प्रेशर कितना आया, दिस डेल्टा पी इज एक्सिस प्रेशर। तो जो एक्सिस प्रेशर है वो है कितना, 7 इंटू 10 की पावर 6। ये है अपने पास एक्सिस प्रेशर। बल्क मॉडुलस कितना है, वो है 1.4 इंटू 10 की पावर 11। और उसके अलावा वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर है, तो क्यूब में बन जाएगा कितना 10 की पावर 3, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब बनेगा ना, वो 10 की पावर माइनस 6 और बनेगा। तो यहां से वैल्यू निकालें अगर अपन, तो टोटल मिलाकर वैल्यू कितना बन गया, 10 सेंटीमीटर क्यूब में था, आप चाहो तो इसको भी सेंटीमीटर क्यूब में ही रहने दो और बाद में अपन इसको एमएल में इजीली कन्वर्ट कर देंगे। तो चलो इसको सेंटीमीटर क्यूब में ही रहने देते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 एमएल आएगा और ऑप्शंस जो हैं वो एमएल में ही हैं। तो यहां से कितना हो गया, 10 की पावर 9 10 की पावर 11 से 100 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो बन गया 7/1.4 और नीचे बचा हुआ है 100। 100 को अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, यहां से पॉइंट हटा दे और एक जीरो और एक्स्ट्रा आ जाएगा, और ये हो गया 1/2। तो 1/2 यानी 0.5 और बाई 10, तो 0.5/10 यानी कितना बन गया 0.05। अब सेंटीमीटर क्यूब को एमएल लिख सकते हैं अपन, तो यहां से ये एमएल में आंसर आ गया। और इसको आप इजी कैलकुलेशन के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा है, बाकी इजी कैटेगरी में आप इसको डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ टू गैसेस एट सेम प्रेशर। सेम प्रेशर पर डेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है और हमसे पूछा है रेशियो ऑफ द आरएमएस स्पीड। अब आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, प्रेशर के टर्म में क्या बनेगा, ये बनेगा 3p बाई रो। अब p तो सेम दिया हुआ है, तो यानी इसका मतलब रो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया रूट में। तो अगर हमें आरएमएस स्पीड का रेशियो निकालना है 1 और 2 वाली गैस के लिए, तो बन जाएगा अपने पास ρ2/ρ1। अब ρ2/ρ1 का मतलब कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 25/4। ρ2/ρ1 करना है इसलिए 25/4, और रूट से बाहर आ गया तो बन गया कितना 5/2। इसमें तो कैलकुलेशन भी नहीं है, इसलिए आप चाहें तो इसे वेरी इजी कैटेगरी में डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ डायपोल हुज डायपोल मोमेंट इज, डायपोल मोमेंट दिया हुआ है, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और इफ इट इज मूव्ड फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, शुरू में कहां पर है, स्टेबल पर, और वहां से अनस्टेबल पर ले गए हैं, तो हमसे पूछा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। तो डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज इज ऑलवेज डिफाइंड एज फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे अनस्टेबल पर चला गया है वो, तो ये बन जाएगा माइनस पी कोस थीटा। अनस्टेबल का मतलब थीटा कितना हो गया 180 डिग्री, और फिर उसके बाद यू इनिशियल स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर था, तो माइनस पी कोस 0। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये पी और ये भी प्लस हो गया पीई, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपने पास कितना आ गया 2p इंटू ई। तो 2p की वैल्यू है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ई की वैल्यू है 6 इंटू 10 की पावर 6। ये कैंसिल हो गया और यहां से वैल्यू आ गई सीधी ही एसआई यूनिट में 72 जूल। तो जूल में पूछिए अपन से, तो वैल्यू हो गई 72। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे डायमेंशन पूछा है, एक एक करके हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स किस तरह से पिक्चर में आएगा, टो बराबर डेल एल बाई डेल टी, एंड डेल्टा एल इज एंगुलर इंपल्स, तो डेल्टा एल बराबर बन गया टो इंटू डेल्टा टी। तो यहां से टोक की डायमेंशन क्या हो जाएगी, टोक बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी एक तरह से m1l2 t माइनस 2, और साथ में टाइम और है तो t1, तो बन जाएगा m1l2 t माइनस 1। तो m1l2 t माइनस 1 वाला यानी इसके करस्पॉन्डिंग हो गया अपने पास r। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब यहां फोर्स है, लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज ईएमएफ, और ईएमएफ वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। तो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, तो वोल्टेज के लिए क्या बनेगा W बराबर Q इंटू वी, या V बराबर क्या लिख सकते हैं W बाय Q। तो यहां से W हो जाएगा m1l2 t माइनस 2 और Q हो जाएगा a1t1, एक टर्म में दिया हुआ है करंट का वैल्यू a1t1, तो ये बन गया m1l2 t माइनस 3, m1l2 t माइनस 3 और फिर a माइनस 1, तो ये बन गया S। तो
तो यहां तक में आर और एस अभी दो ऑप्शन में चल रहे हैं अपने पास। तीसरा है इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी कैसे आएगा पिक्चर में, V बराबर होता है आई आर, तो यहां से I और R को लिख सकते हैं आप रो L अपॉन A। उसके अलावा V को क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज को लिख सकते हैं W बाय क्यू। W बाय क्यू के बाद अब हमें रो का निकालना है, तो रो के लिए जो है यहां से वैल्यू लिखना चाहें अगर अपन, तो रो की वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये इधर चला जाएगा तो बन गया W का मतलब M1L2T माइनस 2, ये गया W। इसके बाद एरिया का मतलब L2, ये A भी गया। उसके बाद Q का मतलब क्या बन जाएगा, IT का मतलब A1 इंटू T1, ये Q गया। इसके बाद I खुद यानी A1, तो ये गया A1, और इसके बाद लेंथ यानी L1। तो यहां से क्या बन जाएगा अपने पास डायमेंशन, M1 इंटू L2, ये L4 बन गया, एक L चला गया तो बन गया L3। इसके बाद T माइनस 2, ये 1 इधर से आया तो ये बन गया T माइनस 3, और इसके बाद A की बात करें तो ये ऊपर गया तो ये बन गया A माइनस 2, तो इसके करस्पॉन्डिंग M1L3T माइनस 3 A माइनस 2, ये वाला हो गया P वाला। तो अब यहां से P वाला C वाले में जो है P वाला उसके करस्पॉन्डिंग अभी तक 3 मैच जो किए हैं उसमें C P मैच कर गया हो, और A वाले में जो है ये टर्म मैच की थी अपनी R S और ये P, R S और P। अब D वाला मैच करने की जरूरत नहीं वैसे तो, क्योंकि 3 ही से मैच कर रहा है, फिर भी आप डायमेंशन निकाल सकते हैं लेटेंट हीट की। कैसे, Q बराबर ml, हीट का मतलब वर्क डन हो गया, तो ये वर्क डन हो गया, तो L की डायमेंशन आ गई यहां से W बाई M। W क्या, M1L2T माइनस 2, और मास इज M1, ये कैंसिल हो गया तो ये बन गया L2 और T माइनस 2। तो अब ये बचा रहेगा अपने पास L2 और T माइनस 2, तो ये टर्म हो गया Q। तो इसको आप इजी कैटेगरी में इसलिए डाल सकते हैं क्योंकि अगर आपने एक या दो डायमेंशन निकाल दी तो बाकी ऑटोमेटिकली आपके पास पता लग जाएगा। तो करस्पॉन्डिंग आंसर हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर आप, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है क्या है 21 में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछी अपन से 50 ग्राम CO2 की 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, 3/2 nRT। तो 3/2 का ये हो गया n, नंबर ऑफ मोल कैसे लिखेंगे, मास अपॉन मोलिकुलर वेट। CO2 का मोलिकुलर वेट कितना बनेगा, CO2 का मोलिकुलर वेट में 16 इंटू 2 32, तो ये हो गया, और 12 ही हो गया, टोटल मिलाकर हो गया 44 ग्राम, तो 44 ग्राम ये हो गया। क्या नंबर ऑफ मोल, R है 25/3 और इंटू T, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है, इसमें आप 273 ऐड करेंगे तो केल्विन में आ जाएगा 290 केल्विन, तो ये हो गया 290 केल्विन। यहां से ग्राम कैंसिल हो गया और इसी कैलकुलेशन करेंगे आप तो करस्पॉन्डिंगली जो है ये आंसर आ जाएगा इस तरह से। तो सिर्फ कैलकुलेशन करनी है तो वेरी इजी कैटेगरी में आप इसको डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज अ डिस्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। ये डिस्क है और इसकी रेडियस दे रखी है, ये रोटेट कर रही है अबाउट इट्स एक्सिस। अब डिस्क अगर रोटेट कर रही है इस तरह से तो इसमें क्या होगा कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, तो बी अंदर है, किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी देखो अगर आप, तो बी अंदर वेलोसिटी ऐसे, तो पॉजिटिव को फोर्स इधर लगेगा तो इस तरह से प्लस माइनस सेपरेट होंगे। तो अगर पॉइंट अगर आप लेते हैं अलग अलग रिंग पर तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, और सेम रिंग पर लेते हैं तो पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो अगर अपने को सेंटर, और हमसे क्वेश्चन में देखो क्या पूछा हुआ है कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर एंड इट्स पेरिफेरी, तो सी और पी के बीच निकालना है, तो ये अलग अलग रिंग पे लाई कर गया, और इफेक्टिवली आप इसको एक रोड ही ले सकते हो, तो बस रोड का आंसर हो गया। और तो इसका मतलब ईएमएफ इंड्यूस का आंसर क्या हो गया, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। वैल्यूज दे रखी है देखो आप, बी की वैल्यू 0.4 है, ओमेगा की जो वैल्यू है वो दे रखी है अपने को 10 पाई, और पाई की वैल्यू को आप 3.14 ले लो, और इनटू लेंथ यानी रेडियस, रेडियस है 20 सेंटीमीटर, मीटर में लिख सकते हो आप इसको कितना 1/5 का स्क्वायर बाय 2। तो इसमें जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत इजीली कैलकुलेशन होकर के इसका वैल्यू आ जाएगा 0.25 वोल्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में टू इमिसिबल लिक्विड्स, दो लिक्विड हैं और एक का μ1 1.3 है और एक का μ2 बोल सकते हैं इसको अपन 1.4 है, और ये एक सरफेस जो बन रही है जो इन लिक्विड को सेपरेट कर रही है वो कॉन्वेक्स सरफेस है। अब एक ऑब्जेक्ट अगर अपन ने यहां रख दिया है 13 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, और उसकी इमेज जो बन रही है वो पोजीशन भी हमको दे रखी है 26 सेंटीमीटर पर इमेज बन रही है अगर, तो हमसे पूछा है कि ये जो सरफेस है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी। तो आप देख सकते हैं लाइट जब इस तरह से अपना मीडियम चेंज कर रही है तो स्फेरिकल सरफेस को पार कर रही है, इसका मतलब रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का
फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन यहाँ पे। तो N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। व्हाट इज N2? इट इज 1.4। और इमेज की पोजीशन भी दे रखी देखो अपने को। अब लाइट यूं जा रही तो डायरेक्शन प्लस x हो गई, तो ये बन गया 26 माइनस N1 बाई यू। N1 कितना? 1.3 और u की वैल्यू है -13 इक्वल टू N2 माइनस N1 1.4 माइनस 1.3 N2 माइनस N1 यानी 0.5 और अपॉन 0.1 अपॉन R। अब हमें R की वैल्यू पता लगानी है यहाँ से, ये माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ से, तो कितना बन गया अपने पास ये 26। अगर अपन एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से, तो 26 एलसीएम लेने के बाद कितना बन गया 1.4, तो यहाँ से आ गया, और ये प्लस होने के बाद कितना बना 2, तो यानी 2.6। 2.6 को 1.4 में ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 4 अपॉन 26, और इधर चल रहा है 0.1 अपॉन R। तो यहां से R की जो वैल्यू बनी वो कितनी हो गई? ये हो गया 26/4 यानी 2.6/4। इसका मतलब कितना हो गया? ये हो जाएगा 6 चौक 24, 0.6 के आसपास, 0.6 से थोड़ा सा बड़ा एक्चुअली है ना, तो 0.6 से थोड़ा सा बड़ा, ये एक ही वैल्यू दे रखा है अपने को। इस क्वेश्चन में कैपिलरी करके भी वर्ड यूज किया था, इस कारण से इतनी छोटी रेडियस इसकी आ रही है। तो सिर्फ फॉर्मूला पूछा है तो आप चाहे तो इसे इजी और थोड़ी सी कैलकुलेशन है तो इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में आप इसको डाल सकते हैं। थैंक यू।